जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक अपने घरों में सेहतयाब होंगे। आज काफ़ी अरसे बाद दोबारा से आपसे मुलाकात करने का दिल किया और सोचा कि क्यों ना दोबारा से आप लोगों के लिए क्लास 9 के 12 चैप्टर की वीडियो को अपलोड किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि तमाम बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर ये चैप्टर नहायत इम्पॉर्टेंट है और जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके पंजाब के हैं, सिंध के हैं, केपीके के हैं, जो उनसे भी बोर्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इसमें से राउंड 8 to 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द फुल वीडियो ताकि आपको पता चले कि इसकी अहमियत क्या है। जिस चीज़ में भी आपको प्रॉब्लम है, यू मे आस्क इन द डिस्क्रिप्शन और इन द कमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूनिट 12 3 days टू सी, 3 दिन बसारत के लिए। अगर आप देखें तो हम इसे कह सकते हैं 3 दिन देखने के लिए। तो सी को हम बसारत भी कह सकते हैं और देखना भी कह सकते हैं। यू मे सी द वर्ड, फर्स्ट वर्ड इज बाग। बाग को कहते हैं द आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री। आपने देखा होगा कोकोनट के बाहर जो भी बाल नुमा उसकी स्किन होती है उसको एक्चुअली बाग कह सकते हैं। इसी तरह दरख्तों पर भी ये चीज़ पाई जाती है जिसे आप कवरिंग ऑफ अ ट्री कह सकते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री। बिर्च, अ ट्री विद स्मूथ ब्रांचेस। बिर्च को कहते हैं नरम जिल्द, इसे कहते हैं खुरदरी जिल्द। तो बिर्च, अ ट्री विद स्मूथ ब्रांचेस। चेस्टनट कहते हैं टू मेक समवन फील सॉरी फॉर व्हाट ही हैज़ डन। तो मतलब आप कह लें कि अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करना। टू मेक समवन फील सॉरी फॉर व्हाट ही हैज़ डन, कुछ ऐसा करना या कुछ ऐसा महसूस करना कि आपने जो किया हो उस पर आपको अफसोस हो। डूम्ड, डूम्ड का मतलब होता है आफत ज़दा, ठीक है। सर्टेन टू फेल, सफ़र, डाई। तो आफत ज़दा को कहेंगे, सफ़र भी कह सकते हैं, डाई भी कह सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट व्यू से। डूम्ड। इन एनिमेट, एनिमेट को जानदार कहते हैं और इन एनिमेट को जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हों। नॉट अलाइव, देखा, तो इन एनिमेट को आप नॉट अलाइव कहेंगे, द वे पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स आर, ठीक है। मेलो, हल्की सी मिठास को कहते हैं बिकम लेस एक्सट्रीम इन बिहेवियर। आप अपने जो रवैये है उसके अंदर आप जब हल्की सी मिठास ले आते हैं उसको आप कहेंगे बिकम लेस एक्सट्रीम इन बिहेवियर। उसके बाद लिखा हुआ है पेंजियंट। पेंजियंट कहते हैं पुरशिकवा मंजर को। अ सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट्स। अ सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट्स का मतलब है ऐसे मंजर जिनसे आपको दिलचस्पी हो। सॉरी, मैं सीरियस कह रहा था, ये सीरीज़ है। एक आपका लगातार दिलचस्प मौक़ों से गुज़रना, उसे कहते हैं पुरशिकवा मंजर। पैनोरामा, पैनोरामा अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड, जिसे आप कह सकते हैं एक ऐसा इलाका जो ज़मीन पर तो है लेकिन नज़र आ रहा है, जिसको आप कह सकते हैं मंज़र, नज़ारा। शैगी कहते हैं हैविंग लॉन्ग एंड अनटाइडी हेयर, ठीक है, मतलब लंबे और मतलब गंदे या ख़राब बालों वाला। स्ट्रोक कहते हैं अ मार्क मेड बाय मूविंग अ पेन, ब्रश एसेट्रा। स्ट्रोक, अ मार्क मेड बाय मूविंग अ पेन, ब्रश एसेट्रा। बच जाने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको ग्लॉसरी में गिवन है वो कह रहे हैं मेड बाय मूविंग अ पेन, एक ऐसा निशान जो पेन या ब्रश से बना दिया जाए उसे स्ट्रोक कहते हैं। टेक्सचर, सिमेट्री को भी कह सकते हैं बनावट, द फील ऑफ फैब्रिक और सब्सटेंस, ठीक है। तो बनावट को भी कह सकते हैं और उसका जो तनासुब होता है पत्ते का या किसी भी एक ऐसी चीज़ का
जिसको उसने शय भी लिख दिया चीज़ का, फैब्रिक, यू मे से दैट कपड़ा हो जाए या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप महसूस करें और उसका आपको तनासुब पता चल जाए। जैसे इस चैप्टर में वो चीज़ों को हाथ लगाती है, महसूस करती है, तो वो फील कर सकती है उसके टेक्सचर को, लीव के टेक्सचर को। सो दैट कैन बी ईजी फॉर यू। इसे आप कह लें कि बनावट या तनासुब। अगर हम ओरल एक्टिविटी की बात करें तो हैव अ डिस्कशन ऑन द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन आवर कंट्री फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। तो हम सेम पेज पर हैं 127 पर, और हम ओरल एक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं 3 days to see की। हैव अ डिस्कशन ऑन द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन आवर कंट्री। आपने किसी से भी ज़ुबानी कलामी सरगर्मी को जो है बताना है, किसी को भी बता सकते हैं आप, फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस। यू मे से दैट कि जिनको मतलब किसी एक चीज़ से जो महरूम होते हैं उनको स्पेशल चिल्ड्रन आप कह सकते हैं, जिन्हें आंखें ना हो, जिनकी बाजू ना हो, जिनकी टांग ना हो। तो आपने उनसे जो भी सहूलियात मुयस्सर हैं, दस्तयाब हैं आपके ममालिक में, उन स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में आपने बातचीत करनी है उस एक्टिविटी में। आर यू सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट्स? और जब आपको फैसिलिटीज़ मुल्क में दी जा रही हैं स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, क्या आप उनके इंतज़ामात से मुतमईन हैं? तो इस पर आपने डिस्कशन करनी है। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कोऑपरेशन विद द स्पेशल चिल्ड्रन। आपने ये भी डिस्कस करना है ऑरली फॉर द गुड इंग्लिश के क्या स्पेशल चिल्ड्रन से कॉर्पोरेशन किया जा रहा है, ताउन किया जा रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पेज 127। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर लिखा हुआ है जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स किए हैं तो उसकी हमने कॉम्प्रीहेंशन लाजमी की है, और ये कोई बिग टास्क नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ होती है अगर आपने चैप्टर को अच्छे से समझा हो। जैसे कि हमारे साथ जीएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपने वर्ड मीनिंग्स किए हों तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स मुश्किल नहीं है। आई जस्ट ऑलवेज टोल्ड माई स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने कभी भी इंग्लिश को मुश्किल नहीं फील करना। अब वाई इज़ दैट? बिकॉज कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाए, आपको ट्रांसलेशन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए आपकी अगर वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सिनोनिम्स पे ग्रिप होगी, आई जस्ट कैन शोर यू अबाउट 110% कि आप उस ग्रिप को, उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलें तो आपके चैप्टर की ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर्स, ग्लॉसरी, ईच एंड एवरी बिट ऑफ योर चैप्टर विल बी ईजीली क्लियर्ड। बट जस्ट यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। आपको इंग्लिश के लिए स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जो कि वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सिनोनिम्स हैं। अगर आपने वो फॉलो कर लिए देन दीज आंसर्स आर वेरी इजी फॉर यू। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु वाज हेलन केलर। हेलन केलर कौन थी? हेलन केलर वाज अ वुमन हु बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड एट द एज ऑफ 19 months। हेलन केलर एक खातून थी जो कि बचपन से ही डेफ मतलब आपको सुनाई ना देना, ब्लाइंड आप नाबीना हो, ठीक है। तो डेफ आप इसको बहरी भी कह सकते हैं, ब्लाइंड आप इसको नाबीना या अंधा भी कह सकते हैं। एट द एज ऑफ 19 months मतलब 19 महीने की थी जब वो। व्हेन शी वॉज 7 years old, एनी सॉलिवन टुक चार्ज ऑफ हर। जब वो 7 साल की थी तो एक एनी सॉलिवन नामी खातून जिन्होंने उनकी देखभाल की, या आप ये भी कह सकते हैं कि निगरानी की। शी वॉज अ 20-year-old ग्रेजुएट ऑफ द पर्किंस स्कूल्स फॉर द ब्लाइंड, और पर्किंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड की 20 साल ग्रेजुएट थी। तो उन्होंने हेलन केलर की परवरिश की, उनको टेक केयर किया, उनका चार्ज लिया। Let's talk about the second question, which is describe the thought expressed by the author in the first paragraph। बहुत मज़ेदार चीज़ उन्होंने डिस्कस की हुई है फर्स्ट पैराग्राफ में। अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर इस चीज़ को मतलब अप्लाई करके देखें, you just cannot ever feel that question easy, difficult। अगर आपको ये अपने पे आपने अप्लाई कर लिया, आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू।
आपने थॉट एक्सप्रेस करनी है मुसन्निफ की पहले पैराग्राफ में कि उसने क्या बताना चाहा है। द ऑथर्स थॉट दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल टू लिव ईच डे एज इफ वी शुड डाई टुमारो। मुसन्निफा कहती है कि कितना ज़बरदस्त शानदार उसूल हो कि हर दिन को हम ऐसे जिएं जैसे हमने कल मर जाना है। अगर आज आप अच्छे अमाल करने लग जाएं तो यकीन माने कल आपका सुधर जाएगा। Such an attitude would emphasize the values of life। अगर आपको ये पता चल जाए और आपके अंदर ये बिहेवियर आ जाए, एटीट्यूड आ जाए, तो यकीन माने आपको ज़िंदगी की इक़दार का एम्फसाइज, आप खुद ही इन ज़िंदगी की इक़दार पर जोर डालने लग जाएंगे। आप सोचने लग जाएंगे नहीं, वी जस्ट लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट मेक्स यू फील दैट द ऑथर इज सैड एंड डिप्रेस्ड। आपको ऐसा क्यों लगा चैप्टर पढ़कर कि ऑथर जो है वो अफसरदा है या डिप्रेस्ड, परेशान है, अफसोस में है, उदास में है या परेशान है। द ऑथर इज सैड एंड डिप्रेस्ड दैट द पीपल विद द साइट कैन सी सो लिटिल। जो मुसन्निफा है वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान है कि ये जो लोग हैं, ये जो देखते हैं ये कितना कम देखते हैं। ठीक है, पीपल विद द साइट कैन सी सो लिटिल। और जो मैं हूं नाबीना, हेलन केलर कह रही है, इवन सो शी कैन सी बेटर देन द पीपल विद द साइट। तो जो मैं हूं नाबीना हूं मैं, और मैं बेहतर तरीके से देख सकती हूं इन देखने वाले लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, हाउ डू यू गेट एन इंप्रेशन दैट हेलन केलर वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ नेचर। आपको कैसे पता चला कि जो हेलन केलर थी उन्होंने कुदरत को बहुत ज़्यादा करीबी से देखा है, वो बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं, बड़ी तारीफ करती हैं। शी वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ नेचर। We get this impression that when she admires the rising sun and the pageant of seasons and trees, हमें ये तब पता चला कि ये ग्रेट एडमायर हैं जब इन्होंने बताया कि ये राइजिंग ऑफ सन को भी देख सकती हैं, मतलब शी जस्ट कैन फील इट, एंड द पेंजेंट ऑफ सीजन्स, जब वो उंगलियों की पोरों से गुजारती थी नदियों को, तो तब उनको मौसमों के हाल पता चल जाते थे, और दरख्तों का भी तब पता चलता था जब वो हाथ लगाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ साइट नॉट डिवॉइड ऑफ नेचर, डिवॉइड ऑफ इमेजिनेशन, सॉरी। पीपल जो महरूम हैं ख्यालात से, क्या वो देखने से भी महरूम है? ऐसा नहीं है। Discuss referring to the text. People who are deprived of sight, जो लोग महरूम हैं, जिनको आंखें ही नहीं दी गई, क्या वो सोच और ख्याल से भी महरूम है? आपने ये टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए इसका आंसर बताना है। The author of this lesson is not only blind but also deaf, but she had better imagination. अगर ऑथर इस चैप्टर की मुसन्निफा को देखें, वो नाबीना है और बहरी है, लेकिन वो बहुत अच्छा ख्याल कर सकती है, बेहतर ख्याल कर सकती है उन लोगों से जो लोग देख सकते हैं। हर व्यूज़ ऑन नेचर एंड पीपल हैव प्रूव्ड इट। और ये जो मुसन्निफा हेलन केलर हैं, इनकी कुदरत पर नज़रियात और लोगों को नज़रियात को देखा जाए तो ये साबित करता है कि वो बहुत बड़ी इमेजिनेटर गर्ल है, इमेजिनेटिव गर्ल। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। टू मी द पेंजेंट ऑफ सीजन्स इज एन अनएंडिंग ड्रामा कमेंट। मुसन्निफा इस चैप्टर में कह रही थी कि मेरे लिए ये जो मौसम है, ये पुरशिकवा जो मौसम है, ये कभी ना ख़त्म होने वाला ड्रामा है। तो बताएं, इस पर बात करें, ये क्या बात है? दिस सेंटेंस टेल्स दैट द चेंज इन द सीजन्स इज एंडलेस। बिल्कुल ऐसा ही है। जुमला ये बताता है कि ये जो आपके मौसमों का तब्दील होना है, ये एंडलेस है, ये ख़त्म नहीं हो सकता, ये हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये आपके कुदरत का कानून है। सो लेट्स टॉक अबाउट द पेज 128, दैट इज़ 3 days to see. Read the life of history of Helen Keller, arrange the details in an chronological order,
Helen Adams Keller was born on June 27, 1880 in Tuscumbia, Alabama, USA. Keller was not born blind and deaf. It was not until she was 19 months old that he contracted an illness. In March 1887, Annie Sullivan began to teach Helen to communicate by spelling words into her hand. Starting in May 1888, Helen attended the Perkins Institute for the Blind. In 1894, Helen Keller moved to New York to attend the Wright Hampson School for the Deaf. मतलब ये वो चीज़ें जिसमें वो पार्टिसिपेट करती रही एज अ deaf blind. In 1896, she returned to Massachusetts, and Keller entered the Cambridge School for Young Ladies before gaining admittance in 1900 to Radcliffe College. In 1904, at the age of 24, Keller graduated from the Radcliffe, becoming the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. पहली इंसान बनी थी जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री ली थी ब्लाइंड पर्सन होकर. उसके बाद लिखा हुआ है Keller wrote The World I Live in 1908, giving readers an insight into how she felt about the world. और उन्होंने फिर एक किताब लिखी थी The World I Live in, मतलब ऑब्वियसली किसी से लिखवाई होगी. तो उसमें उन्होंने जितने भी मुतालिया करने वाले को ये बताया था कि मैं महसूस करती हूँ दुनिया के बारे में. आउट ऑफ द डार्क, अ सीरीज ऑफ एसेज ऑन सोशलिज्म वाज पब्लिश्ड इन 1913. हर स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी माई रिलीजन वाज पब्लिश्ड इन 1927. काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जी, अगर आप इनको थोड़ा सा फोकस करके सुने तो बहुत इन्फॉर्मेटिव है इस चैप्टर के बारे में. Keller suffered a series of strokes in 1961 and spent the last year of her life at her home. On September 14, 1964, President Lyndon B. Johnson awarded her the Presidential Medal of Freedom. In 1965, she was elected to the National Women's Hall of Fame at the New York World's Fair. Keller died in her sleep on June 1, 1968 at her home. So as you can see that 1880 में वो she returned at Massachusetts. ठीक है, तो ये ना इन्होंने डेट्स और इनकी जो डिटेल्स हैं उनको इन्होंने क्या कर दिया है, मिसमैच कर दिया है. उसको आपने क्रोनोलॉजिकल तरीके से लिखना है, क्रोनोलॉजिकल की तरह प्रेसिडेंट, और ये सारा मिक्सअप है. तो मैं आपको इसको ठीक करके बताता हूँ कैसे इसको ठीक करना है, रीअरेंज कैसे करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे करना है. So as you can see that life history of Helen Keller in an chronological order. June 27, 1880 को हेलन केलर जो थी, एडम केलर थी, वो पैदा हुई थी. 1887 में वो सुलिवन जो उनकी टीचर थी उनसे उन्होंने टीचिंग सीखी, मतलब उनको टीच किया गया. 1896 में 1896 में शी रिटर्न टू मैसाचुसेट्स, और 1913 में सीरीज़ ऑफ एसेज ऑन सोशलिज्म वाज पब्लिश्ड. उन्होंने ये तमाम चीज़ें लिखी. उसके बाद 1964 में क्या हुआ जी कि उन्होंने प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन से अवार्ड हासिल किया, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, और 1968 में वो फौत हो गई. अब हम पेज 129 पे आ गए हैं और डिस्कस करने लगे हैं जी वोकैबुलरी को. ठीक है, वो कहता है जी एक्सरसाइज ए में कंसल्ट अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं इन सब के आपने मीनिंग्स लिखने हैं. एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू कंसल्ट द डिक्शनरी, आप डिक्शनरी को भी कंसल्ट कर लें. लें जी, हमने जो है डिक्शनरी को कंसल्ट किया है. स्लगिश, क्वेयर, एनिमेट, पैनोरामा, बेयोनेंट, डॉर्मेंट, मैनिफोल्ड, कन्वोल्यूशंस, क्लैडोस्कोपिक, एपिक्यूरन, इम्पेंडिंग, इन सब के हमने तलफ़ुज़ सीखने. ठीक है, और उसके बाद हमने इनके मायने सीखने हैं. तो स्लगिश, सुस्त या काहिल को कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बोर्ड के हवाले से. क्यूवर, कपकपी, तारी होने को या कांपने को कहते हैं. एनिमेटिक एक्चुअली इसको एनिमेट भी कह सकते हैं आप, एनिमेटिक भी कह सकते हैं. जिंदा या जानदार शय को कहते हैं. उसके बाद पैनोरामा लिखा हुआ है जी. पैनोरामा कहते हैं नज़ारा या वसी मंज़र को. ठीक है, आप इसको मनाजिर भी कह सकते हैं.
बेवॉइंट प्रोनाउंसिएशन है इसकी, रिज़्को बरक, ठीक है, ज़रको बरक है, सॉरी, ज़रको बरक का मतलब बहुत तेज़ी से। और डॉर्मेंट कहते हैं जी ख्वाबीदा को, डॉर्मेंट, डॉर्मेंट ख्वाबीदा को कहते हैं ऐसी चीज़ें जो आप ख्याली सोचते रहते हैं। मैलीफोर्ड को कहते हैं गोना गूँ, ठीक है, गोना गो या तरह तरह से, ठीक है। तो आप अगर इसको देखें तो इसको मुख्तलिफ भी कह सकते हैं और बहुत सी चीज़ों से भी कह सकते हैं, तरह तरह से भी कह सकते हैं। कॉन्वोल्यूशन बलदार को कहते हैं जी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है क्लेडोस्कोपिक अक्सनुमा को भी कहते हैं और एक दूरबीन को भी कहते हैं। एपिक्यूरियन ऐश इशरत को भी कहते हैं, ऐश पसंद को भी कहते हैं, जो सारे ऐशें और ऐश करता हुआ ज़िंदगी गुजारे। इम्पेंडिंग सर पर खड़ी मौत को कहते हैं, सर पर खड़ा, नज़दीक और आने ही वाला। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आपके ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप चैप्टर को समझना चाहते हैं। तो वही पेज 29 के वोकैबुलरी के नीचे वाले हिस्से पर आते हैं जिसको एक्सरसाइज बी कहा जा रहा है। इनसर्कल द ऑप्शन दैट रिलेट्स टू द टेक्स्ट। अपेरेंटली का मतलब होता है कोई चीज़ ज़ाहिर होना, तो उसको आप एज इट रिपेयर्स कह देंगे। मैनीफोल्ड का अभी हमने पढ़ा है, तरह तरह को कहते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स कह देंगे जी इसको। उसके बाद क्वेयर कपकपी तारी होने का पढ़ा है अभी आपने, तो उसको कांपना भी कहते हैं। टू शेक स्लाइटली भी हो जाएगा, स्लाइटली। For each of these words from the passage, give one word or short phrase which has the same meaning. तो emphasize, lush, appreciative और Pangean, इन सब से आपने वर्ड्स अखज़ करने हैं। गिव वन वर्ड और शॉर्ट फ्रेज, और आप लोगों ने शॉर्ट फ्रेज या वन वर्ड करने हैं। और आपको ना उन्होंने बता दिया कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं वर्ड्स। तो मैंने हर अल्फाज के आगे फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज गिव वन वर्ड और शॉर्ट फ्रेज, तो उसने कहा था वन वर्ड दे दें, तो मैंने इसको वन वर्ड लिख दिया। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, स्ट्रेस। एप्रिशिएटिव कहते हैं जो लोग तारीफ़ करवाते हैं, तो वो एडमायरर होते हैं, मतलब इस चीज़ के वो हकदार होते हैं। लश कहते हैं पुरअसाइश को, जिसको लग्जरियंट भी कहते हैं और वेजिटेशन भी कहते हैं। पेंजियंट कहते हैं पुरशिकवा मंजर को, जिसे शोई भी कहते हैं और स्प्लेंडेड भी कहते हैं। कंडीशनल टाइप्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लास्ट पोर्शन के लिए, जो कि ग्रामर का पहला पार्ट आप देख रहे हैं। वो कह रहा है कंडीशनल टाइप 2 क्या होती है? इमेजिनरी कंडीशन होती है। अब इमेजिनरी कंडीशन क्या चीज़ है? कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप आर यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग विच वी डू नॉट एक्सपेक्ट टू हैपन और विच इज़ प्योरली इमेजिनेटिव। वो कह रहे हैं कि इस किस्म की जो टाइप है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो समथिंग विच वी डू नॉट एक्सपेक्ट, ऐसी चीज़ जिससे आप तवक्को ही ना कर सके हों और वो कभी हो ही नहीं सकती है, और वो खालिस्तन जो है इमेजिनेटिव होगी, ख्याली होगी। इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, हेलन केलर कहती है, या कोई भी एक ऐसा इंसान जिसको दिखाई नहीं देता, वो कहता है कि मैं अगर आ गया, दैट्स मीन ये कंडीशन है जो फुलफिल नहीं होगी, ये ख्याली है। अगर मैं यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट होती, आई शुड एस्टैब्लिश अ कंपल्सरी कोर्स इन हाउ टू यूज़ योर आइज़। मैं उनके लिए एक लाजमी कोर्स एस्टैब्लिश बना देती जिसके अंदर उनकी आँखों का इस्तेमाल कैसे करना है वो बच्चे आकर पढ़ते। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। पेज 130, 129 पेज से आगे हैं जी हम 130 पेज पर। 130 पेज पर लिखा हुआ है जी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अक्सर बच्चों को काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में समझने में प्रॉब्लम होती है। इसमें जो आम सेंटेंसेस हैं, जैसे नेगेटिव है, जैसे पॉजिटिव है, जैसे इंट्रोगेटिव है, ये सारे के सारे बड़े आम से जुमले हैं। इंट्रोगेटिव को आप सवालिया कहते हैं, नेगेटिव को आप जो है मनफी कहते हैं, पॉजिटिव को जो है आप मस्बत जुमला कहते हैं। उसके बाद जो आपका आ गया जी ऑप्टेटिव, उसको आप दुआया जुमला कहते हैं। इम्पैरेटिव उसको आप जो है दुआया हुक्मिया जुमले कहते हैं। तो जो इम्पैरेटिव हैं वो हुक्मिया हो गए और जो ऑप्टेटिव है वो दुआया हो गए। लेकिन ये उन सब से हटकर मिसालें दी हुई हैं जिसमें आप सादा जुमला पढ़ेंगे, कंपाउंड मरकब जुमले को कहते हैं, और उसके बाद कम्प्लेक्स है जिसको पेचीदा जुमला कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है जी, सुन लेते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। मैंने बताया सिंपल सादा जुमला, कंपाउंड मरकब जुमला, कॉम्प्लेक्स
पेचीदा जुमला। सिंपल सेंटेंस क्या होता है जी? ऑल मेन क्लॉजेज कैन स्टार्ट एज सिंपल सेंटेंस व्हेन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिमूव्ड। ठीक है, तो वो कह रहा है जी मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, रिमूव मेन क्लॉज फ्रॉम द सेंटेंस एंड द रिमेनिंग सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस। आप क्या करेंगे जी? सिंपल सेंटेंस को अगर निकालना है तो इन सारों में से मेन क्लॉज निकाल देंगे, और जैसे ही मेन क्लॉज निकालेंगे तो पीछे जो है वो सिंपल सेंटेंस बचेगा, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो कंपाउंड सेंटेंस है, वो कह रहे हैं इन अबव एग्जांपल्स द मेन क्लॉज स्टैंड एज कंप्लीट सिंपल सेंटेंसेस इवन विदाउट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब जो बाकी जुमला है उसके बावजूद मुकम्मल सादा जुमले आपको पर दिखाए गए हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस कंटेन 2 और मोर मेन क्लॉजेस। ठीक है जी, तो जो कंपाउंड सेंटेंस है उसके अंदर क्या है जी? या कंपाउंड सेंटेंस कंटेन 2 और मोर मेन क्लॉजेज, एक या दो इससे ज़्यादा मेन क्लॉजेज को ये रखता है। नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क। ठीक है जी, ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी। तो ये कंपाउंड सेंटेंसेज हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रह गए। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर मेन क्लॉजेज एंड 1 और मोर सबऑर्डिनेटेड क्लॉजेज। ठीक है जी, सिंपल सेंटेंस के अंदर हमने मेन क्लॉज नहीं रखना था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमने 2 या 2 से ज़्यादा मेन क्लॉजेज रखने थे, और कॉम्प्लेक्स के अंदर तो 2 या 2 से ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा रख सकते हैं, और साथ सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज भी होने चाहिए। इट इज़ द सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ नॉट बीइंग ग्रेटफुल, ये सारा का सारा मेन क्लॉज है। फॉर वॉट ही हैव अंटिल वी लूज इट, तो ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। बाकी जो जुमला है, इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, सब ऑर्डिनेट क्लॉज पहले दे दिया। आई शुड एस्टैब्लिश कंपल्सरी कोर्स इन हाउ टू यूज़ योर आइज, मेन क्लॉज बाद में दे दिया जी। अभी हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे, अब उसने कंडीशनल सेंटेंसेस कह दिए जी कंप्लीट करें। इफ़ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर आई शुड चेंज द सिस्टम। ये इमेजिनेटिव बातें होती हैं और ये वो कंडीशन होती है जो फुलफिल नहीं की जा सकती, इमेजिनेटिव कंडीशनल होती है ये। अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता, मतलब वज़ीर तालीम होता, तो मैं इस निज़ाम को बदल देता। ये इमेजिनेटिव बातें हैं जी, ये कभी कबूल नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। इफ़ यू हैड अ डिग्री, अगर आपके पास डिग्री है, यू वुड हैड गॉट द जॉब, आपको जॉब मिल जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि ना उसके पास डिग्री होगी ना ही उसको कभी जॉब मिलेगी। इफ़ यू हार्ड वर्क यू वुड गेट फर्स्ट पोजीशन, अगर तुमने सख्त मेहनत की तो तुम जो है अच्छी तालीम हासिल कर सकते हो। इफ़ ही स्टॉप्ड स्मोकिंग ही वुड रिकवर, अगर उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया तो वो जल्द सेहतयाब हो सकता है। वी कुड विन द मैच, और इफ़ वी हैड प्लेड वेल, हम मैच जीत जाते अगर हम मैच अच्छा खेलते। सो लेट्स टॉक अबाउट द पेज 131, जिसमें एक्सरसाइज बी जो है वो हमें ये कह रही है कि 3 कंडीशनल्स टाइप 2 के आपने बनाने हैं, और जैसा कि मैंने आपको भी कंडीशनल टाइप 2 समझाई है। ठीक है, इसके 3 सेंटेंसेस जो है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। मेक 3 कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफ टाइप 2। अब पहला है इफ़ आई वर द रेलवे मिनिस्टर, अगर मैं रेलवे मिनिस्टर होता, आई शुड इम्प्रूव इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इमेजिनरी चीज़ें होती हैं, ये ख्याली चीज़ें होती हैं, ना वो वज़ीर रेलवे बनेगा और ना ही वो निज़ाम को बेहतर कर सकेगा। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज आई शुड इंट्रोड्यूस फ्रेंच इन इट, और अगर मैं कॉलेज का प्रिंसिपल होता तो मैं फ्रेंच को इंट्रोड्यूस करता। ये भी इमेजिनरी बातें हैं। इफ़ ही वर अलाइव ही शुड मैरी हिज कज़न, अगर वो ज़िंदा होता तो वो अपने कज़न से शादी कर लेता। तो ये जो कंडीशनल टाइप 2 होती है, इन्हें इमेजिनरी कंडीशंस कहते हैं, जिसे आप कह सकते हैं ख्याली चीज़ें जिनको आप प्रूव नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सो एक्सरसाइज सी पेज 131 पर मैच द हाल्व्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। आधे आधे जुमले दिए हुए हैं जी, आप इनको कंप्लीट करेंगे। अब देखें लिखा हुआ है इफ़ यू हैड नॉट ड्रंक वाटर फ्रॉम दैट वेल, तो उसमें आपको ये आ जाएगा यू वुडेंट हैव फॉलन इन। तो दैट्स मीन अगर हम इसको 1 कह लें तो इसका 1 का आंसर ये रहा। ठीक है जी, इफ़ यू हैड नॉट ड्रंक वाटर फ्रॉम दैट वेल यू वुडंट हैव फॉलन इन, अगर तुम उस कुएं का पानी नहीं पीते तो तुम उसमें गिरते भी ना। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ यू ईट स्वीट्स
ऑल दैट टाइम योर टीथ वुड गो बैड। तो हमारा जो सेकंड है उसको हम सेकंड के साथ मैच कर देते हैं। इफ़ यू ईट स्वीट्स ऑल द टाइम योर टीथ वुड गो बैड। अगर तुम सारी जो है वक्त में आप मिठाइयाँ खाते रहोगे, अच्छे अच्छे चीज़ें खाती, मीठी मीठी चीज़ें खाते रहोगे, तो अपना दांत जो है आप बहुत बुरे करवा लोगे, ख़राब करवा लोगे। इफ़ यू डोंट यूज़ अ मॉस्किटो नेट यू मे कैच, वेयर इट इज़, यस देयर इट इज़, यू मे कैच मलेरिया। तो अगर आप क्या करेंगे, मॉस्किटो नेट नहीं लेंगे तो आपके साथ एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है। वो ये है कि आपको मलेरिया हो सकता है, मलेरिया पकड़ लेगा या हो जाएगा, ठीक है, इफ़ यू डोंट यूज़ मॉस्किटो नेट। उसके बाद है जी, इफ़ यू डोंट कीप फूड इन द फ्रिज। अगर आप फूड को फ्रिज में नहीं रखेंगे, इट विल गो बैड इन हॉट वेदर। तो ये फिर बहुत बुरा होगा इसके साथ कि ये वेदर के अंदर इसके साथ इशू हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप फ्रिज में चीज़ नहीं रख रहे तो गर्मी में वो ख़राब हो जाएगी। इफ़ यू साइकिल विथ थिंग्स इन योर हैंड तो यू मे फॉल ऑफ। अगर इफ़ यू साइकिल विथ थिंग्स इन योर हैंड, तो अगर आप लोग जो है साइकिल चला रहे हैं और चीज़ों के साथ चला रहे हैं तो दैट विल बी जस्ट वेरी बैड। आपकी चीज़ें गिर सकती हैं, तो आप चीज़ें हाथ में पकड़ के साइकिल मत चलाएं। इफ़ यू वेव द स्टिक इन द एयर, अगर तुम हवा में छड़ी को घुमाओगे, यू माइट हिट समबडीज़ हेड, तो तुम्हारे हो सकता है कि तुम किसी के सिर में इसको जो है मतलब कर दोगे, ख़राब कर दोगे, मतलब कि सर में लग जाएगा ना किसी के। यू माइट हिट समबडीज़ हेड, आप सर में किसी को इसको लगवा दोगे, लग जाएगा किसी के सर में। उसके बाद आपकी डी एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। साथ ही पिक आउट सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट बुक पढ़नी है, उसके अंदर से आपने जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस है उनको निकालना है। So first of all, let's talk about the simple sentences. I feel the delicate symmetry of a leaf. First example, I am delighted to have the cool waters of a brook rush through my open fingers. ये दोनों जुमले जो हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस की बात कर लें आप। There are those of course who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry, but most people would be chastened by the certainty of impending death. ये आपका कंपाउंड सेंटेंस की एग्जाम्पल होगी। I should want most to see the people whose kindness, gentleness and companionship have made my life worth living. उसके बाद आप बात कर लें जी अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की भी दो एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं जी। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड ग्रीट द डॉन एंशियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, फॉर आई एम श्योर दैट फॉर दोज हु हैव आइज विच रियली सी द डॉन ऑफ ईच डे मस्ट बी परफेक्टली न्यू रेवलेशन ऑफ ब्यूटी। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मिसाल होगी। उसके बाद सेकेंड मिसाल है जी, आई फील द डिलाइटफुल वेलवेटी टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर एंड डिस्कवर इट्स रिमार्केबल कन्वोल्यूशंस एंड समथिंग ऑफ द मिरेकल ऑफ नेचर इज रिवील्ड टू मी। अब ये जो वेलवेटी है जी, इसके अंदर ई आना है यहाँ पे, VELVETY, ठीक है जी। एक्सरसाइज ई की बात कर लेते हैं सेम पेज पर। आइडेंटिफाई एंड राइट द सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन द गिवन कॉलम। ये आपके सामने कॉलम गिवन है जी, ये सारा इस कॉलम के अंदर फिल करना है आप लोगों ने और बताना है जी कौन कौन सा जुमला जो है वो कौन कौन से जुमले की इकसाम में फॉल करता है। लाइक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल सेंटेंस है। पहला जुमला पढ़ते हैं जी, ही केम टू सी मी बट आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट होम। तो इसमें आप लिखेंगे जी ये कंपाउंड सेंटेंस है। क्या लिखेंगे जी? कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद आप देखें जी, शी रोट एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, दैट इज योर सिंपल सेंटेंस। उसके बाद अगर आप देखें, इफ आई एम जस्ट शोइंग यू द बेस्ट स्क्रीन, यस इट इज़ बेस्ट। we shall die one day or the other for we are immortal। ये आपका जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है।
So they finished the work in time. Simple sentence. My mother always prays for my success. Simple sentence. They serve God well who serve his creatures. Complex sentence. I called him but he gave me no answer. Compound sentence. A guest who stays a long time is not welcomed. Complex sentence. I soon returned home because I was upset. Compound sentence. एक्सरसाइज एफ के बारे में बात कर लेते हैं. सेम पेज पे आपको एक्सरसाइज एफ दी हुई है. सो इन एक्सरसाइज एफ दे आर सेइंग आइडेंटिफाई द हाइफन्स एंड डैशेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड मार्क इन द रेलेवेंट बॉक्स. आप लोगों ने इनमें जो है हाइफन्स जिसे डैश ही कहते हैं और डैशेस जो फुल स्टॉप के बाद आती हैं लाइक इंग्लिश में भी आ सकती हैं. आप इनको पंक्चुएशंस कह सकते हैं. सीधी सीधी जो बात करें तो पंक्चुएशंस उर्दू में कहते हैं रमूज़ो अकाफ, वो आपने इधर लगाने हैं. सो यू जस्ट कैन सी दैट कि द वुमन इज़ 35 years old. You are friend, the only friend who offered to help me. So ये आपको बताना है कि ये हाइफन वाली है और ये डैश वाली है. और डैश में और हाइफन में आप देख सकते हैं क्या फ़र्क है. यू आर द फ्रेंड डैश द ओनली फ्रेंड डैश हु ऑफर्ड टू मी. ठीक है जी. उसके बाद लिखा हुआ है दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आर यू लिसनिंग टू मी. ये भी आपका हाइफन कहलाएगा. समीना 8 नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर यू लिसनिंग टू मी. ये हो गया ना जी, हो गया. समीना 8 3/4 ऑफ अ लार्ज साइज पिज़्ज़ा. तो ये आपका किस कॉलम में फॉल करेगा जी. तो मैंने आपकी आसानी के लिए ये सारों के आगे लिख दिया है कि जो 35 है ये हाइफन यूज़ हुआ हुआ है इसमें और ये सारी डैशेस हैं, ये भी डैशेस में ही आ रहा है. और ये देखें 3/4 के अंदर एक हाइफन यूज़ हो रहा है. तो दैट्स इट आई हैव रिटन हाइफन. सो ऑन द नेक्स्ट पेज 132 पे भी कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं. मिस्टर अजीज़ इज़ अ वेल नोन पर्सन इन टाउन. तो ये भी हाइफन है. देखें ये वेल नोन के बीच में हाइफन आ रही है. और ये देखें आपके सामने यूएसए के बाद डैशेस आ रही हैं. और ये आस डॉटर और मी, तो ये भी डैशेस ही हैं. 7वां जुमला जो है और 8वें के अंदर हाइफन है जो ग्रेट ग्रैंडफादर के बीच में दिया हुआ है. चलें जी, लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग स्किल्स. ठीक है, राइटिंग स्किल्स क्या होते हैं आपको मैंने पहली बहुत मरतबा बताया हुआ है, लेकिन द व्यूअर्स हु आर न्यू हु आर जस्ट वाचिंग माय 12th चैप्टर, तो उनके लिए मैं दोबारा बताता चलूँ. राइटिंग स्किल्स के अंदर वही बेसिक्स आते हैं जो आप क्या कहते हैं बचपन में पढ़ते थे. लिखने की महारतें सिर्फ तब आती हैं जब आप लोगों को ओन वर्डिंग, क्रिएटिव राइटिंग और यू मे से दैट कि आप लोगों ने जब वो पढ़ा था ग्रास लेटर्स, रूट लेटर्स, शायद आप लोगों को याद हो, और स्काई लेटर्स, वो पहले बेसिक्स होती थी. उसके बाद उन्होंने सिखाया आपको टॉपिक्स दे देना और आप लोग उनको आगे गो थ्रू करते थे या लिंगर ऑन करते थे, तो वो राइटिंग स्किल्स में आ जाते थे. व्हाट डज़ द ऑथर मीन बाय सेइंग सी लिटिल, एक्सप्लेन इन अ पैराग्राफ. आपने पैराग्राफ में बताना है कि ऑथर का मतलब क्या था कि उसने ये कह दिया कि जो देखने वाले हैं वो बहुत कम देखते हैं. उसके बाद व्हाट इज़ द एपिक्यूरियन मोटो, ये भी डिस्कस करें. राइट अ पैराग्राफ ऑन द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड. आपने पैराग्राफ भी लिखना है कि स्पेशल चाइल्ड की जो मुश्किलात हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है. उसके बाद आपको लिखा हुआ है जी हाउ टू राइट रिव्यू ऑफ अ सिंपल स्टोरी बुक. आपको रिव्यू कैसे लिखना आना चाहिए. जब आप राइट अ समरी ऑफ द बुक करेंगे तो ये एक्चुअली आप रिव्यू ही दे रहे हैं. उसके बाद अब ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द प्लॉट लिखेंगे विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द करेक्टर्स लिखेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, प्लॉट करेंगे करेक्टर और सेटिंग्स को, गैदर इन्फॉर्मेशन करेंगे आप ऑथर से या ऑथर के बारे में. गिव योर ओन ओपिनियन भी आप उस पैराग्राफ में दे सकते हैं या बुक के रिव्यू में दे सकते हैं. एंड व्हाट यू डिड नॉट लाइक, और जो चीज़ आप पसंद है जो नहीं पसंद है अपनी राय में आप खुद ही देंगे. रिवाइज एंड प्रूफ रीड द रिव्यू, और जो भी आपने रिव्यू दिया है उसको रिवाइज भी करें और उसको प्रूफ रीड भी किसी से करवाएं. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि राइटिंग स्किल्स क्या होते हैं, और अब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि देखने वाले कम क्यों देखते हैं.
when the author says he see little, she means that her friends are not in a habit of using their sense of seeing completely. वो ये बताना चाहती है कि भाई ये जो देखने वाले हैं ये बहुत कम इसलिए देखते हैं क्योंकि इनको मुकम्मल तौर पर सेंस ऑफ सीइंग है ही नहीं और ना ही आदत है. They see the things but they are not keen observer of ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर. वो लोग बिल्कुल चीज़ों को देखते हैं लेकिन उन्हें शौक ही नहीं है मुशाहिदा करने का वो तमाम कुदरत की अशिया का. दैट इज़ वाई शी सरप्राइज्ड टू नो दैट हर फ्रेंड्स सी लिटल. इसलिए वो इस चैप्टर के अंदर हैरान हुई है कि जो देखने वाले हैं ये बहुत कम देखते हैं. अगला सवाल था कि एपिक्यूरियन मोटो जो है उसको आप डिस्कस करें कि इसका क्या मतलब है. द एपिक्यूरियन मोटो इज़ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी. खाओ पियो और मौज उड़ाओ या खुशी मनाओ. ये आपका ऐशो इशरत का मकूला था. द एपिक्यूरियन बिलीव्स इन मैरी मेकिंग. और ये जो मकूला है ये जो कॉल है किसी का ये यकीन ये दिलाता है कि इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए या खुशी लेकर आनी चाहिए. दे आर नॉट कीन ऑफ ऑब्जर्वर ऑफ नेचर. और ये लोग तो बिल्कुल भी ना सनसेट को देखते हैं ना सनराइज़ को देखते हैं. इनको कुदरत के अंदर ऑब्जर्विंग करने का कोई शौक़ नहीं है. दे हैव नो इनसाइट. और वो लोग अपने मंज़र को भी देखना पसंद नहीं करते हैं नज़ारे को भी. ये ऑब्जर्वर की स्पेलिंग ठीक है और ये आपने देखा होगा ऑब्जर्वर की स्पेलिंग लिखे हुए हैं ओ के साथ, ये गलत है, ये वाले ठीक है. दिस वन. सो लेट्स टॉक अबाउट द सी एक्सरसाइज. ठीक है जी, उसने कहा कि पूरा पैराग्राफ लिख दें और अगर आप पैराग्राफ लिख देंगे तो स्पेशल चाइल्ड के बारे में हमें फैसिलिटीज़ का पता चल जाएगा कि क्या डिफ़िकल्टीज़ और फैसिलिटीज़ उसको देनी चाहिए. आप देखें अ स्पेशल चाइल्ड हु इज़ फिज़िकली और मेंटली डिप्राइव्ड, जो जिस्मानी तौर पर जहनी तौर पर महरूम है, हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ. बहुत सी मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में. एज़ दे आर नो प्रॉपर एजुकेशन, ज़ाहिर सी बात है उनको मुकम्मल किस्म की तालीम सहूलियात मैसर नहीं होती हैं क्योंकि वो डेफ चिल्ड्रन होते हैं. द पेरेंट्स ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ देम. और ये जो वालिदैन हैं बच्चों का ख़ास ख्याल रखें. आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गेट प्रॉपर जॉब्स. और जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम डिफ़िकल्टी पे पढ़ रहे हैं तो इसलिए स्पेशल चाइल्ड की डिफ़िकल्टी यही होती है कि उसको जॉब नहीं मिलती है. दे हैव टू फेस द बायस्ड एंड डिस्क्रिमिनेटिंग, एक तरफा और इम्तियाजी या वाज़िया फ़र्क का रवैया उनके साथ इख्तियार किया जाता है लोगों के साथ जो फिज़िकली फ़िट होते हैं. दे हैव टू फेस द सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी. वो लोग समाज के अंदर एडजस्टमेंट्स और मतलब उनमें रहने के भी मसाइल का माशरे में सामना करते हैं. So the last page of this chapter 133 वो कह रहा है जी read any of these texts written by the Helen Keller and write a book review. The story of my life या the world I live in. इनके बारे में आपने पूरी एक किताब लिखनी है या रिव्यू दे दें आप इनकी किताब पढ़कर जो इन्होंने ये दोनों किताबें लिखी हैं. उसके बाद लिखा हुआ है जी ऑरल कम्युनिकेशंस. और जो ऑरल कम्युनिकेशंस हैं आप लोगों को जैसे कि पहले भी बहुत मरतबा बताया है लेकिन अब फिर बता देते हैं कि जी ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं जो आपने एक दूसरे से बात कर सीखने हैं. If you're just talking with someone, you just have to be very simple and clear so that your oral communication skills will improve. So ये चीज़ें बड़ी ख्याल करनी पड़ती हैं. ज़ुबानी कलामी है जब आप एक दूसरे से बात करते हैं उसे कहते हैं बोलने की महारत. I had like to improve my English. मैं अपनी इंग्लिश बेहतर करना चाहता हूँ. Can you give me an advice? Of course, बिल्कुल. What about joining an English class? क्या ख्याल है कि अगर तुम इंग्लिश की क्लास, मतलब आप जब बातचीत कर रहे हैं, आप जब डायलॉग्स में आ गए एंड यू जस्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, यू जस्ट कैन इम्प्रूव योर ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. आई हैव ऑलरेडी ज्वाइन वन बट इट्स डिफ़िकल्ट लैंग्वेज. मैंने पहले से ही एक क्लास ज्वाइन कर ली है जो बहुत मुश्किल है. कीप ट्राइंग, डोंट गिव अप. ऐसे ही है जी, जब आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं आपको कोशिश जारी रखनी पड़ती है और आपको हार नहीं माननी पड़ती. बट हाउ कैन आई लर्न इट फास्ट. लेकिन मुझे ये बताओ कि मैं तेज़ी से कैसे इंग्लिश सीख सकता हूँ. हाउ अबाउट वॉचिंग मूवीज़ एंड प्लेज ऑन टीवी.
क्या ख्याल है कि जब तुम इंग्लिश मूवीज़ देख लो या प्लेस देखा करो टीवी पर, या डॉन अखबार पढ़ो, डॉन न्यूज़ पेपर्स पढ़ो, इनसे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होती है। दे स्पीक वेरी फास्ट, आई कैन फॉलो देम। यार वो तो बोलते ही बहुत तेज़ हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि मैं उनको फॉलो कैसे करूं। स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स। आप इंग्लिश की किताबें पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप गुड बुक्स रीड करोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएगा व्हाट दे आर जस्ट टॉकिंग। इफ़ दे आर जस्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड वेरी स्पीडली, दे आर जस्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड विद बोथ ईच एंड अदर, आपको फिर समझ आने लग जाएगा जब आप अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। व्हाट एल्स, इसके अलावा क्या करूँ? यू शुड डू लैंग्वेज एक्सरसाइज ऑन द इंटरनेट। सम लैंग्वेज वेबसाइट्स कैन बी असेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाओ और गूगल पे लैंग्वेज एक्सरसाइजेस शुरू करो, और ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर रसाई असेस्ड, रसाई जो है बगैर किसी लागत के है, कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, आई विल ट्राई इट, थैंक्स। ये बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हारा ख्याल सुनकर, मुझे ये कोशिश करनी चाहिए, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का इतना कमाल जो है वो फॉर्मूला देने वाला हूँ दैट यू जस्ट कैन नॉट बिलीव you will just getting full marks in your board exams. So stay tuned with us. इंशाल्लाह जितनी जल्दी आप लोग जो है रिव्यूज़ की जो एक्सरसाइजेज हैं अगर वो देख लेते हैं, मैं आपसे 110% श्योरिटी देता हूँ you will just having 19 marks in your board exams, and that board can be any board. किसी भी बोर्ड में आप जो है मार्क्स 19 स्कोर कर सकते हैं। तो अपनी वीडियोस जो है रिव्यूज़ की, ग्रामर की, हर चीज़ की, यू जस्ट कैन हैव ऑन आवर चैनल। जस्ट कम्युनिकेट विद अस इफ़ यू जस्ट फीलिंग एनी प्रॉब्लम, हमसे बात करें। और अगर कोई और इश्यूज़ हैं, इफ़ यू जस्ट वांट टू टेक द ऑनलाइन क्लासेस, वी आर अवेलेबल। हम आपको ये सारी किताबों की ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। जस्ट लेट अस नो इफ़ एनी प्रॉब्लम यू आर हैविंग और यू आर फिक्सिंग। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. GS Academy.